हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहाँ पर 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। आपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन पेपर देखा और कुछ क्वेश्चंस को आपने सॉल्व भी किया है, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। एक जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था और एक था रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। एक में आपको प्रॉब्लम दी गई थी, आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछा गया था जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन था वहां पर जिसमें आपसे पूछा गया था लिंग निर्धारण के बारे में कि कैसे होता है लिंग निर्धारण। सबसे पहले आप बच्चे मुझे ये बताएंगे कि किस बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, किसका क्या आंसर आया है। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, जो हम जेनेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो जेनेटिक वाला जो आपका पोर्शन है, पहला जो चैप्टर है आपका, ठीक है, जिसमें आपको कहा गया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने होमवर्क में क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं किया? तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रॉब्लम जानेंगे कि क्या क्या हमारे पास किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपने देखे भी होंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन आया था वो है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसी को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। जब लास्ट टाइम हमारी क्लास हुई थी तो हमने इसी क्वेश्चन पेपर को देखा था, जिसमें इससे की पहले के जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आया था, जो होमवर्क में आपको दिया गया था। कितने नंबर का है? 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है। आपको अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। यानी कि या तो आप ऊपर वाला सॉल्व कीजिए या नीचे वाला कीजिए। ये तब के लिए है जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। अभी आपको क्या करने हैं? दोनों ही क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। अब आप मुझे ये बताइए, पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसे पढ़िए और ये बताइए कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। आपने कहा, इसे पढ़िए, मटर के एक शुद्ध लंबे पुष्प वाले पौधे का संकरण शुद्ध नाटे व सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया गया है, ठीक है। हुआ क्या, हमने क्या किया है, हमने दो प्लांट्स लिए हैं, दो पौधे लिए हैं, उनके बीच में हमने क्या कराया है? संकरण कराया है, क्रॉस कराया है। अब ये बताइए, दो पौधों के बीच में हमने संकरण कराया है, इस बात से क्या मतलब है? इस बात का मतलब समझ रहे हैं आप? डीडी हार्ट। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। नाम क्या है आपका? मैम धीरज सिंह धामी। धीरज। अच्छा बच्चे, ये बताइए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है? अब ये बताइए कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है हमें दो पौधों के बीच में संकरण कराना है। सबसे पहले तो ये बताइए कि संकरण कैसे कराएंगे? संकरण का क्या मतलब है? क्या कैसे करा रहे हैं आप दो पौधों के बीच में क्रॉस? चलिए आप कहिए, आप अपना आंसर फिर से बताइए। मैम जब दो प्लांट किसी उनके जब नेचर को जब उनकी जो गुण होते हैं, उनसे कोई शॉर्ट है कोई टॉल है, जब उनको क्रॉस कराएंगे तो जो उनसे जब नई जनरेशन में मिलेगा उसे हम कहते हैं संकरण। ठीक है, तो संकरण कराएंगे कैसे, ये आपने बताया कि संकरण हम कैसे करा रहे हैं। क्या होता है संकरण कराने का मतलब? आपने दो पौधों के बीच में क्रॉस कराना है। आपने कहा एक लंबा पौधा एक बौना पौधा है, आपने दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो कैसे कराना है आपने क्रॉस? प्रोसीजर क्या होगा? मैम जो टॉल प्लांट के मैम जैसे कैपिटल टी है और जो एफ है, तो मैम जब उनको क्रॉस कराएंगे तो मैम मेथड कैच के उससे, तो मैम जो उसमें ज़्यादा डोमिनेंट होगा मैम उसकी उसे नए F1 में दिखेगा। देखिए, आप मुझे लॉ ऑफ डोमिनेंस बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो पार्ट्स मैंने बनाया है ये फ्लावर का पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये कौन सा पार्ट है? देखिए, मैंने दो पार्ट बनाए हैं, एक ए है और एक बी है। दोनों के नाम क्या है जल्दी बताइए। मैम एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। ये आपका एंड्रोशियम है, ये आपका गाइनोशियम है। अब देखिए, आपने अगर दो पौधों के बीच में क्रॉस कराना है तो आप क्या कराएंगे? आपने बेसिकली गैमीट को फ्यूज कराना है। गैमीट को फ्यूज कराने के लिए सबसे पहले क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होगा सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले जब आपको क्रॉस कराना है जिन पौधों के बीच में, तो आपको ये श्योर करना होता है कि पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सिर्फ उन दो पौधों के बीच में।
ठीक है। तो आपने चाहे लंबा पौधा लिया, आपने बौना पौधा लिया, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, टॉल प्लांट था, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ड्वार्फ प्लांट है, यानी कि बौना पौधा, ठीक है। एक आपके पास लंबा पौधा था, एक आपके पास बौना पौधा था। अब आपने क्या कराना है, उन दोनों पौधों के बीच में क्रॉस कराना है, संकरण कराना है। तो आप क्या करते हैं, देखिए जब हमने मैंडल्स के लॉ पढ़े थे तो हमने प्रोसीजर देखा था कि मैंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट, आप बैठ जाइए आप लोग, तो हम क्या बात कर रहे थे, देखिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि जो एक्सपेरिमेंट है उसका प्रोसीजर क्या रहा होगा। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने क्या किया कि दो पौधों के बीच में क्रॉस कराना है। तो सबसे पहले वहां पे क्या होगा, क्योंकि आपने कहा कि जो मटर का पौधा है वो द्विलिंगी पौधा है, ऐसा कहा था हमने, ठीक है, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, आपको ये करना था, क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, तो इसके लिए हमने क्या प्रोसीजर वहां पे अपनाया था, यानी कि मेंडल ने क्या किया था कि वहां पे जो सेल्फ पॉलिनेशन है, जो स्वपरागण है वो ना हो। देखिए स्वपरागण को रोकने के लिए क्या किया गया था, जो फूल है एक फूल से क्या किया गया था, जो स्टेमन है, जो पुंकेसर है, उसे वहां से हटा लिया गया था, ठीक है, पुंकेसर हटा लिया गया। इस प्रोसेस को हमने कहा था इमैस्कुलेशन। उसके बाद आपने क्या कर दी थी, बैगिंग कर दी थी। आपने क्या किया, बैगिंग कर दी। किसकी बैगिंग की आपने, जो आपके पास गाइनोशियम आपने कहा है, जो आपके पास पिस्टिल आई है, पिस्टिल को आपने क्या कर दिया था, कवर कर दिया था। देखिए यह पिस्टिल, यह स्टेमन, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपने सबसे पहले क्या किया, इधर भी होंगे, अब आपने सबसे पहले क्या किया, आप चाहते हैं कि ये क्या है, टॉल प्लांट है, और सेम यहाँ पे क्या होगा, एक हमारे पास ड्वार्फ प्लांट है। हम और पार्ट्स नहीं बनाएंगे यहाँ पे, यह है ड्वार्फ प्लांट, यानी कि बौना पौधा, और यह है लंबा पौधा। अब आप चाहते हैं कि इन दोनों पौधों के बीच में ही क्रॉस हो, ठीक है, और किसी के बीच में हो सके, यहाँ पे और भी सारे पौधे हैं, बहुत सारे पौधे होंगे यहाँ पे। आप चाहते हैं कि लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में ही क्रॉस हो, ठीक है। आप ये भी नहीं चाहते हैं कि लंबे पौधे की आपस में ही वहां पे स्वपरागण की प्रक्रिया हो जाए, या फिर जो बौना पौधा है उसमें क्या हो, स्वपरागण की प्रोसेस हो जाए। तो अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर स्वपरागण ना हो, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ये जो स्टेमेन थे ये हटा लिए, ठीक है, ये आपने हटा लिए, स्टेमन को हटा लिया। इस प्रोसेस को आपने कहा इमैस्कुलेशन। ध्यान रखिए, आपके पास क्वेश्चन आता है इमैस्कुलेशन किसे कहते हैं, या इमैस्कुलेशन क्यों किया जाता है। आपने यूं इसलिए हटाया ताकि यहाँ पे स्वपरागण की प्रक्रिया ना हो सके। अब आपने यहाँ पे क्या की, बैगिंग की, आपने इसे क्या कर दिया है, यहाँ पे बैग से कवर कर दिया है। क्यों कवर किया, ताकि किसी और पौधे के जो पराग कण है वो इस पौधे में ना आ पाए। तो आपने क्या की, बैगिंग कर दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस पौधे में जो बौना पौधा था, इसके जो परागकण है वो यहाँ पर क्या हो गए हैं, बन गए हैं, मेच्योर हो गए हैं, इस प्रकार से। तो आपने क्या किया, आपने ये जो बैग था ये आपने रिमूव किया। जब बैग रिमूव हुआ तो यहाँ पे क्या हुई, पॉलिनेशन की प्रोसेस हुई, यानी कि परागण की प्रक्रिया हुई, ठीक है, परागण की प्रक्रिया हुई। जब परागण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब आपने फिर से रीबैगिंग कर दी है। रीबैगिंग क्यों किया आपने, रीबैगिंग क्यों किया आपने, फिर से रीबैगिंग का मतलब समझ में, एक बार आपने जो पिस्टिल थी उसे कवर कर दिया, फिर आपने उस कवर को हटाया, परागण की प्रोसेस हुई, फिर से आपने वहां पे क्या कर दी है, बैगिंग कर दी है। तो आपने रीबैगिंग क्यों की, दोबारा से आपने पिस्टिल को कवर क्यों किया, कौन मुझे बताएगा। जीआई से उकला खाल बच्चे, आप लोग माइक लीजिए, अपना माइक ले लीजिए कोई भी बच्चा। चलिए, तो हमने क्या कहा, रीबैगिंग हमने क्यों की, क्योंकि यहाँ पे हमने, चलिए माइक ऑन कीजिए अपना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम जानवी। जानवी, ठीक है। जानवी, ये बताइए अभी हम क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, किसका एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैम मटर के प्रयोग, मैम मेंडल के प्रयोग के बारे में। ठीक है, मेंडल के प्रयोग के बारे में। चलिए बच्चे, अब मुझे बताइए अभी तक आपने क्या सुना, क्या किया था, मेंडल ने क्या क्या चीजें यहाँ पे की है। इमैस्कुलेशन क्या होता है, एक पौधे के परागण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते तो उसे परागण
परागण, अच्छा ठीक है, आपने परागण बिल्कुल सही बताया है। मैंने कहा इमैस्कुलेशन क्या होता है। देखिए जानवी, ये जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये कब का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? 2023 2023 का करें, ठीक है, वेरी गुड। आपने क्वेश्चन पेपर देखा है 2023 का? देखा है। मैं- ठीक है, देखा है। तो आपने अगर देखा है तो आपको क्या है, क्वेश्चन जो है वो आपको ध्यान में होने चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग कुछ नोट कर रहे हैं सारे बच्चे, तो आप पहले आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर, एक बार देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है, ठीक है। आप लोग नोट बाद में कर लीजिए, जो भी आप कर रहे हैं एक बार आगे ध्यान दीजिए। चलिए बैठिए, तो जल्दी से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने कहा कि आपने रीबैगिंग क्यों कर दी यहाँ पर, क्योंकि क्या हुआ, आप नहीं चाहते हैं कि फिर से यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस हो, क्योंकि आपको सिर्फ इन दो पौधों के बीच में ही क्या कराना था, क्रॉस कराना था या संकरण कराना था, ठीक है, हो गया। यहाँ पर पूरी प्रोसेस हो गई है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, संकरण कह रहे हैं। यही संकरण है, दो पौधों के बीच में आपने जो पॉलिनेशन की प्रोसेस कराई है, तो पॉलिनेशन की प्रोसेस से क्या होगा, जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन है, पराग कण है, पराग कण के अंदर क्या होंगे, मेल गैमेट होंगे, नर युग्मक होंगे, जो कि यहाँ जाके क्या होंगे, फ्यूज होंगे, ठीक है। फ्यूज होंगे तो क्या होगा, सीड बनेगा, यहाँ पे बीज बनेगा। तो आपके पास क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। अब आप क्वेश्चन पढ़िए और ये बताइए कि क्वेश्चन का आंसर मुझे कौन बताएगा। आपने एक मटर के दो पौधे लिए थे, ठीक है, दो पौधों के गुण क्या क्या थे सबसे पहले, तो आप ये बताएंगे। आपने दो पौधे लिए, ठीक है, एक पौधा कैसा था, शुद्ध लंबा था और पुष्प उसके लाल थे। एक पौधा था लंबा और फूल उसमें कैसे थे, लाल फूल थे। एक पौधा था छोटा और उसके फूल थे सफेद। इन दोनों पौधों के बीच में क्रॉस कराना है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है या डाई हाइब्रिड क्रॉस है। जीआईसी ओखलाखाल, जीआईसी निरंजनपुर, जीआईसी जयंती कोट, कौन मुझे बताएगा, हैंड रेज कीजिए कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है या डाई हाइब्रिड क्रॉस है। किसी को नहीं पता? देखिए सबसे पहले तो देख लेते कि कैरेक्टर यहाँ पे कितने आए हैं। अगर यहाँ पर एक कैरेक्टर या एक गुण को लेकर के आप क्रॉस करा रहे हैं तो उसे आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगर आप दो गुणों को लेकर के यहाँ पर क्रॉस करा रहे हैं तो उसे आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो अगर आप कैरेक्टर कहेंगे कि कितने कैरेक्टर हैं यहाँ पे, कैरेक्टर या गुण कितने हैं यहाँ पे, आपने कहा सबसे पहले तो प्लांट हाइट है, ठीक है, प्लांट हाइट है। आपने कहा कि जो पौधा है, पौधे की लंबाई आपने देखी, पौधा लंबा है या बौना है। तो आपके पास जो कैरेक्टर आए, आपने कहा कैसा है, एक तो टॉल प्लांट है, एक कैसा है, टॉल प्लांट है। और अगर आप कहेंगे कि ट्रेट कितने हैं इसके, ये है कैरेक्टर और ये है ट्रेट। तो कैरेक्टर कैसा था, आपने कहा हाइट है, तो हाइट में आपने कहा कि इस कैरेक्टर के जो ट्रेट हैं वो दो ट्रेट आपके पास आए हैं, टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। कैरेक्टर कैसा था, हाइट का था। पहला कैरेक्टर आ गया आपके पास। दूसरा कैरेक्टर क्या था, फ्लावर का कलर। और फ्लावर के जो कलर थे उसके भी आपके पास दो ट्रेट आए हैं। कौन कौन से आए हैं, आपने कहा रेड है और व्हाइट है। तो कैरेक्टर कितने आए हैं आपके पास, दो कैरेक्टर आए हैं दो कैरेक्टर, दो कैरेक्टर आए हैं। तो आपने क्या कहा, डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, इसी को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आपने कहा अगर आपने एक टॉल प्लांट लिया है और उसका क्रॉस आपने एक ड्वार्फ प्लांट से कराया है, तो यहाँ पर कैरेक्टर कितने हैं, कौन मुझे बताएगा। एक लंबा पौधा था और एक बौना पौधा था, उन दोनों के बीच में आपने क्रॉस कराया, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर आए हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको कैरेक्टर सिर्फ एक ही दिया गया है, वो है प्लांट हाइट का। तो आपने इसे क्या कहा, ये मोनो हाइब्रिड है। मोनो हाइब्रिड का मतलब है कि एक ही कैरेक्टर को, एक ही गुण को लेकर के आप क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, हो गया। अब आपको प्रॉब्लम क्या दी गई थी, आपने कहा एक शुद्ध लंबा पौधा था, इसका मतलब है कैपिटल टी कैपिटल टी, उसमें फ्लावर का कलर था, इसका मतलब कैपिटल आर। इसका क्रॉस कराया गया एक शुद्ध नाटे पौधे से एक शुद्ध बौने पौधे से, इसका मतलब है स्मॉल टी, और फ्लावर कलर सफेद था, तो आपने कहा स्मॉल आर। आपने इसकी गैमीट बनाने हैं, ठीक है, ये आपके पास पेरेंट आ गए हैं, ये है पेरेंट, गैमीट बनाएंगे और F1 जनरेशन आपके पास जो आएगी, आपने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है,
तो क्या कैरेक्टर आपको F1 जनरेशन में देखने को मिला? आपने दोनों बताने, F1 और F2। F1 में आपने क्या देखा? आपने F1 में देखा कि जो आपके पास F1 प्रोजेनी आई है वो कैसी थी? टॉल प्लांट था और क्या थे? रेड फ्लावर थी। ठीक है, क्या बताता है ये? लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताता है। अगर मैं कहूँ कि जो आपके पास F1 जनरेशन आई है, F1 का जो आपके पास रिजल्ट आया है, ये बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस को। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? मेंडल का पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहता है कि जब आपने क्या किया, दो अलग अलग ट्रेट वाले पौधों के बीच में संकरण कराए, तो आपने देखा कि जो F1 जनरेशन थी उसमें सिर्फ एक ही जनक के गुण आए थे, और जिस जनक के गुण आए हैं वो आपने कहा वो प्रभावी है या वो डोमिनेंट है, और जिस जनक के गुण नहीं आए थे वो था रेसेसिव, यानी कि वो अप्रभावी था। और इस नियम को आपने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? अब आपको करना क्या है? अब आपको कुछ नहीं करना है, जो F1 जनरेशन है उसके बीच में आप सेल्फ क्रॉस करा देंगे। सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो आपके पास F2 जनरेशन खुद ब खुद आ जाएगी। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है? क्योंकि हमने ये जो चैप्टर है ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, हमने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस को भी देखा है, तो ये आप इस प्रकार से क्या करेंगे? होमवर्क में करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में ही दिए गए थे, तो आप, मैं मान के चल रही हूँ आपने किया होगा। दूसरा आपको कहा गया था कि यहाँ पर जो लिंग निर्धारण है वो कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। आपको पता है कि क्या होगा जब यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट का क्रॉस होता है, गैमीट बनते हैं, तो गैमीट क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं कि किस गैमीट को किसके साथ फ्यूज होना है। यानी कि जो मेल होगा, मेल का जो वाई क्रोमोसोम होता है, हमने क्या बात की है? हमने कहा फीमेल में XX क्रोमोसोम है और मेल में XY क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर गैमीट बने हैं तो एक ही प्रकार का गैमीट बना, यहाँ पर दो प्रकार के गैमीट बनेंगे। गैमीट तो यहाँ पर भी दो बनेंगे लेकिन प्रकार एक ही होगा, ठीक है? सेम ही है। अब जब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे क्रॉस कराएंगे, यानी कि गैमीट का जो फ्यूजन होगा तो स्वतंत्र है। ये किस प्रकार से स्वतंत्र है कि ये X चाहे इस X के साथ फ्यूज हो, या ये X इस Y के साथ फ्यूज हो, या ये X इस X के साथ फ्यूज हो, या ये X इस Y के साथ फ्यूज हो, ये स्वतंत्र है, ठीक है? ये नेचुरल प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो लिंग का निर्धारण होगा वो मेल के Y क्रोमोसोम के द्वारा होगा, ठीक है? यही क्या करता है? निर्धारित करता है। आपने कहा अगर मेल का X क्रोमोसोम यहाँ पर फ्यूज होगा तो यहाँ पर क्या होगी? गर्ल होगी। अगर मेल का Y क्रोमोसोम यहाँ पर फ्यूज होगा तो क्या होगा? यहाँ पर बॉय होगा, ठीक है? सिंपल सी बात है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 आया है जिसमें आपसे कहा गया कि किशोरों में अल्कोहल और ड्रग्स के कुप्रयोग की रोकथाम तथा नियंत्रण के दो उपाय लिखिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे जो क्वेश्चन आपके पास आया है वो है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपसे कहा गया है कि जीन चिकित्सा क्या है, यानी कि व्हाट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के बारे में आपने पढ़ा। इसी में दूसरा क्वेश्चन है एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए समझाइए। ठीक है, आपको पहले बताना है जीन थेरेपी क्या होती है, और आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर पूछा गया है, तो पढ़ ले क्या होती है जीन थेरेपी। आपने कहा जीन थेरेपी इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ defective or faulty gene with a normal or healthy gene to correct a genetic disorder। देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? देखिए वो डिसऑर्डर जो आपके जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड हैं, जो आपके जीन से रिलेटेड हैं। सिंपल सी बात है, जेनेटिक का मतलब ही क्या है? आपके जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड होगा, आपके जीन से रिलेटेड होगा, ठीक है? तो आपको ये कहा गया है कि जीन थेरेपी क्या होता है। बेसिकली जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ऐसे डिसऑर्डर जो आपके जीन से संबंधित होते हैं, ऐसे डिसऑर्डर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी पास होंगे पास जेनेटिक डिसऑर्डर या नहीं होंगे? जीआई से ओखला खाल, जेनेटिक डिसऑर्डर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं या नहीं होते हैं? बताइए, माइक लीजिए अपना। जीआई से ओखला खाल, बच्चे आप लोग माइक लीजिए अपना। जानवी माइक लीजिए अपना। चलिए माइक ऑन कीजिए। मैम जीन चिकित्सा के बारे में बताना। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, वो हम अभी पढ़ेंगे जीन चिकित्सा के बारे में। आपको ये बताना है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं ये आगे भी पास होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास होंगे या नहीं होंगे? होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, होते हैं। चलिए बैठिए। अब जीन चिकित्सा के बारे में कहते हैं कि जो देखिए ऐसे डिसऑर्डर जो कि क्या होंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, उनके निवारण के लिए क्या करते हैं? अब जीन चिकित्सा करते हैं। क्या करते हैं? इस
चिकित्सा में, इस थेरेपी में क्या किया जाता है, जो खराब जीन है, ठीक है, जो खराब जीन है उसे आप वहां से हटा करके हेल्दी जीन वहां पर क्या कर देंगे, रख लेंगे। यानी कि आप रिप्लेस कर रहे हैं एक खराब जीन को एक स्वस्थ जीन से, ठीक है। यही लाइन आप पढ़ लें। आपने कहा जीन थेरेपी किसी आनुवंशिक विकार को ठीक करने के लिए दोषपूर्ण जीन को सामान्य या स्वस्थ जीन से बदलना है। जीन चिकित्सा में आप कर क्या रहे हैं, सिंपली जो आपका खराब जीन है, जो आपका फॉल्टी जीन है, उसको आप बदल दे रहे हैं एक स्वस्थ जीन से। एक स्वस्थ जीन अगर आप वहां पर डाल देते हैं तो क्या होगा, वो जो विकार है, वो जो डिसऑर्डर है, वो वहां पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसी को आप क्या कह रहे हैं, जीन चिकित्सा कह रहे हैं। अगला आपको क्या बताया गया है, एडिनोसिन डीएमिनेज, जिसे आप एडीए भी कहते हैं, डेफिशिएंसी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ अ एडीए जीन। यानी कि आपको बताया गया है कि जो आपका एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी इस एंजाइम को कोड करने वाले एडीए जीन के विलोपन के कारण होती है। अब आपको बताया गया है, सेकंड जो पार्ट था आपके क्वेश्चन का, उसमें क्या कहा गया था, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए समझाइए। सबसे पहले आपको कहा गया है कि जो एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी है, ये किसके द्वारा होती है, डिलीशन ऑफ एडीए जीन। एडीए जीन है वो जब यहाँ पे डिलीट हो जाता है तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी देखने को आपको मिलती है। अब इस जीन को करेक्ट करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, टू करेक्ट दिस डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, वो आपको सीक्वेंस यहाँ पर बताया गया है। आपने कहा सबसे पहले क्या होता है, लिम्फोसाइट आर आइसोलेटेड फ्रॉम द ब्लड और बोन मैरो ऑफ द पेशेंट एंड ग्रोन इन विट्रो कल्चर। सबसे पहले आपने क्या किया, लिम्फोसाइट्स को रोगी के रक्त या अस्थि मज्जा से अलग किया जाता है और इन विट्रो कल्चर में उगाया जाता है। सबसे पहले लिम्फोसाइट को क्या किया, जो रोगी है उसकी लिम्फोसाइट को निकाला और इन विट्रो कल्चर में उसे उगा दिया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरा क्या किया आपने, आपने कहा द फॉल्टी एडीए जीन इज रिमूव्ड एंड इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नॉर्मल एडीए जीन इज डन थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स यूजिंग एडिनोवायरल वेक्टर, ठीक है। अब आपने क्या किया, दूसरी चीज आपने दोषपूर्ण जो जीन था, जो दोषपूर्ण आपका एडीए जीन था उसे हटा दिया जाता है और सामान्य एडीए जीन का यथास्थान संकरण एडिनोवायरल वेक्टर का उपयोग करके परिवर्तन तकनीकों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। आपको वेक्टर का नाम भी बता रहे, वेक्टर जानते हैं आप क्या होता है, वेक्टर आपको वेक्टर का नाम भी बता रखा है, जानते हैं वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के क्या काम होते हैं, जीआईसी जयंती कोड, किसी को पता है वेक्टर क्या होते हैं? हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे, आपका नाम बताइए। मैम बबली राणा। बबली, बबली वेक्टर क्या होते हैं? वाहक। वाहक, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है, वाहक, ठीक है। वेक्टर, चलिए बैठिए। देखिए वेक्टर क्या होता है, आप जैसे कि आपने प्लाज्मिड का एग्जांपल पढ़ा था, जब आप पढ़ रहे थे चैप्टर को, हमने प्लाज्मिड की बात की थी, हमने कहा था क्या होता है प्लाज्मिड, कौन मुझे बताएगा प्लाज्मिड क्या होता है? इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपने देखा था, कौन बताएगा प्लाज्मिड? जीआईसी ओखलाकाल, जीआईसी जयंती कोड, किस बच्चे को पता है प्लाज्मिड क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है बबली, माइक ऑन कीजिए अपना, ठीक है। बच्चे प्लाज्मिड क्या होता है? वाहक होते हैं जो वाहक के ठीक है, अंग। हाँ। अब ये प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है, पता है आपको, यस और नो? नो मैम। चलिए बैठिए, आपको क्या करना, क्या इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है। देखिए प्लाज्मिड, आपने बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ा था, ये आपकी बैक्टीरियल सेल है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या था, सर्कुलर डीएनए था। इसके अलावा यहाँ पे क्या था, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया में एक तो अपना जेनेटिक मटेरियल है सर्कुलर डीएनए जिसे हमने कहा था, फिर हमने कहा इसके अलावा इसके पास एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी था जिसे आपने क्या कहा, प्लाज्मिड कहा था। अब इस प्लाज्मिड का उपयोग हम किस लिए कर रहे थे, हमने कहा कि जीन को ट्रांसफर करने के लिए। हमने क्या किया, अगर इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से निकाल भी दिया जाता है तो बैक्टीरिया पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या कहा है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। हमने क्या किया, प्लाज्मिड को हमने हटा लिया। अब इस प्लाज्मिड में हमने क्या किया, यहाँ पर कोई भी जीन फिट कर लिया है और इस प्लाज्मिड को हमने अब क्या किया, किस लिए यूज किया, एज अ वेक्टर हमने यूज किया, यानी कि वाहक के रूप में हमने क्या किया, यूज किया है। उसी प्रकार का वाहक आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर एडेनो
वायरल वेक्टर है उसका उपयोग करके आपने क्या किया, जो दोषपूर्ण आपका एडीए जीन था उसे आपने हटा दिया है। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें सारे ही क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पास आए हैं। अगली जो प्रोसेस है उसमें आपने क्या किया, द ट्रांसफॉर्म्ड लिम्फोसाइट आर सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड टू द पेशेंट अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट में आपने कहा कि रूपांतरित लिम्फोसाइटों के बाद में, ये आप देख लेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, बाद में जो ट्रांसपोर्ट लिम्फोसाइट थे उन्हें आपने क्या किया, वहां पर प्रिकॉशन से आपने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया है किसमें, रोगी में। जान रहे आप सबसे पहले क्या हो रहा था, लिम्फोसाइट निकाली, रोगी से लिम्फोसाइट को निकाला गया, इनविट्रो कल्चर में क्या किया गया, उन्हें ग्रो कराया गया। उसके बाद जो फॉल्टी जीन था, फॉल्टी जीन को आपने वहां पर रिमूव कर दिया है। ठीक है, और नॉर्मल जो आपका जीन था वो आपने वहां पर ऐड कर दिया है। ठीक है, होगी, इतनी बात हो गया। अब आपने उस लिम्फोसाइट को केयरफुली क्या करना है, जो पेशेंट है उसके अंदर आपको इंजेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सिंस lymphocytes have a limited lifespan of 25 to 30 days, the patients require a repeated infusion of such genetically engineered lymphocytes। आपको कहा गया है क्योंकि लिम्फोसाइट का जीवन काल 25 से 30 दिनों तक सीमित होता है, इसीलिए रोगी को ऐसे आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट को बार बार डालने की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ रहे, आपको पता है कि लिम्फोसाइट की जो एज होगी, जो जीवन काल है वो कम होता है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार इस प्रोसीजर को दोहराना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है, however if the gene isolated from the bone marrow cells producing ADA is introduced at early embryonic stage, it could be a permanent cure which is unethical। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया कि हालांकि यदि डीएनए उत्पन्न करने वाली अस्थि मज्जा कोशिकाओं से पृथक जीन को प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में पेश किया जाता है तो ये एक स्थायी इलाज हो सकता है। अब सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ठीक है, आपने लैंग्वेज समझ ली। अब हम देखते हैं जीन चिकित्सा क्या है, जीन चिकित्सा में हो क्या रहा है। जो जीन है फॉल्टी जीन होते हैं, हमने कहा जो जीन है कुछ खराब जीन है। ठीक है, खराब जीन है तो आपको उस खराब जीन को एक स्वस्थ जीन से क्या करना है, रिप्लेस करना है। आपको खराब जीन निकालना है, वहां पे स्वस्थ जीन को ऐड करना है, इसी प्रोसेस को आप जीन चिकित्सा कह रहे हैं। अब आपको एक एग्जांपल दिया गया है, एक डेफिशिएंसी आपको बताई गई है, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। ठीक है, आपको कहा गया है कि क्यों कॉज होता है, क्योंकि एडीए जीन वहां पे डिलीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इस डिसऑर्डर को अगर सही करना है तो आपने रोगी की लिम्फोसाइट ली, उन्हें क्या किया गया, आपने जो यहाँ पर कल्चर था, जो इन विट्रो कल्चर था उसमें आपने ग्रो कराया, फॉल्टी जीन आपने रिमूव किया, हेल्दी जीन वहां पर डाला और उसको क्या कर दिया, अब जो हेल्दी जीन था, जो लिम्फोसाइट में जो हेल्दी जीन है उसे आपने रोगी के अंदर इंजेक्ट कर दिया है। अब वो क्या करेगा, नॉर्मल वर्क करेगा। आपको फिर एक कंडीशन दी गई कि क्योंकि यहाँ पर जो लिम्फोसाइट है उनकी एज कम होती है, इसीलिए ये प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है। लेकिन अगर इस डेफिशिएंसी का पता एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाए, यानी कि जब जो भ्रूण का विकास है, भ्रूण का विकास हो रहा है और तभी इस डेफिशिएंसी का पता चल जाए, इस रोग का पता चल जाए, तो तब क्या होता है, परमानेंट इसका इलाज हो सकता है वहां पर उस स्टेज में। समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, घास परितंत्र में खाद्य जाल को समझाइए, एक्सप्लेन फूड वेब इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा गया है जैव विविधता क्या है, जैव विविधता संरक्षण की किन्हीं दो विधियों के नाम लिखिए। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, थ्योरेटिकल है, जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे उन्हें हम बहुत ज्यादा डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपको कहा गया है, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 3 अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए, यानी कि राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी आपने पढ़ा है चैप्टर। अब आपको ये बताना है कि एग्रीकल्चर में इसका क्या उपयोग है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसके अथवा में आपको दिया गया है, इसमें आपसे कहा गया है परजीवी जंतु क्या है, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे, वहां पर ट्रांसजेनिक एनिमल का एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन आपके पास आया था, तब हमने डिस्कस किया था क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपको कहा गया है परजीवी जंतुओं का महत्व व उदाहरण लिखिए, यानी गिव इंपॉर्टेंस एंड एग्जांपल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ये क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का कृषि में क्या भूमिका है एक बार देख लेते हैं।
आपने कहा बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डेवलप्स और क्रिएट प्रोडक्ट्स यूजिंग बायोलॉजिकल सिस्टम और अ कंपोनेंट्स ऑफ देम। ठीक है, सबसे पहले आपको बायोटेक्नोलॉजी की क्या बताई गई है, डेफिनेशन बताई गई है कि ऐसी ब्रांच है जो क्या करती है, डेवलप करेगी, क्रिएट करेगी, यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें क्या करेगी, डेवलप करेगी और क्या करेगी, क्रिएट करेगी। कैसे क्रिएट करती है, बाय यूजिंग अ बायोलॉजिकल सिस्टम और कंपोनेंट, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। इसका मतलब इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शामिल है और टेक्नोलॉजी भी शामिल है। आप दोनों का यूज करके क्या कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं और प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उत्पादन को आप बढ़ा रहे हैं। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं, तो आपने कहा recombinant DNA technology is used to produce genetically modified products that produce a high yield in agriculture। recombinant DNA टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, recombinant DNA टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर आप क्या होता है कि जो आपके जितनी भी क्रॉप्स हैं आपकी, आप उन्हें जेनेटिकली क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, जेनेटिकली कैसे इम्प्रूव करेंगे, जैसे कि कुछ देर पहले अभी आपने क्या कहा था, जीन थेरेपी के बारे में आपने बात की थी। कुछ ऐसा ही यहाँ पर होगा। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आपने क्रॉप ली है, अलग अलग क्रॉप्स आपने ली हैं, क्रॉप्स की अलग अलग वेराइटी आपने ली है, क्रॉप आप एक ही लेंगे, क्रॉप की अलग अलग वेराइटी आपने ली। अब आप वहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और जो डिजायर कैरेक्टर होंगे, यानी कि वो गुण, वो लक्षण जो आपको चाहिए, वो आप सेलेक्ट करेंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके आप क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उसे आप और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपने कहा with the help of biotechnological studies one can collect the nurture immature embryos and preserve them for future use। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको ये कहा गया है कि जो आप बायोटेक्नोलॉजी स्टडीज का यूज करके आप जो इमेच्योर एम्ब्रियोज होते हैं उसे आप प्रिजर्व कर सकते हैं फ्यूचर के यूज के लिए। नेक्स्ट आपने कहा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ मेथड ऑफ मैनिपुलेटिंग द सेलुलर जीनोम बाय प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन? सबसे पहले तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आप लोग को करना क्या है, टॉपिक का नाम आपको नोट करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं हम सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, आपको टॉपिक के नाम देखने हैं और जो जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं वो आप नोट करते जाइए, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम होने लगा है तो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को एक बार सारे देख लें, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आपको देखने की सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट आपने कहा मेथड कॉल्ड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर को जब हमने चैप्टर पढ़ा था हमने वहां पर डायग्राम के माध्यम से समझा था टिश्यू कल्चर क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर बार। आपने कहा टिश्यू कल्चर हेल्प टू नर्चर प्लांट फ्रेगमेंट्स टू डेवलप व्हिच अदरवाइज वुड नॉट ग्रो इन नेचुरल हैबिटेट्स। आपको टिश्यू कल्चर के बारे में भी पढ़ना है, नोट करते रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए बाकी आपको ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में बताया गया है, जो कि आपको क्या करना है, घर से पढ़ के आना है। नेक्स्ट आपको कहा गया है किसी परितंत्र में पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं उनका उल्लेख करते हुए चित्रात्मक निरूपण भी कीजिए। आपको इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताना है। ठीक है, ये भी इजी है, आप लोग खुद पढ़ के इसे कर सकते हैं। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आया है ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और आपको क्या करना है, डायग्रामेटिक वे में इसे समझना है। सबसे पहले कहा गया कि स्त्री के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी ऑफ अ वुमन। ओवरी का आपको डायग्राम बनाना है। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है इसमें आपको सारी ही चीजें बताई गई हैं, कैसे फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे यहाँ पे क्या वो ओवम का फॉर्मेशन होगा, ओव्यूलेशन यहाँ पर हो रहा है, सारी जो प्रोसेस है आपको एक डायग्राम में बताई गई है, आपकी बुक में इमेज दी गई है। ठीक है, तो जो यहाँ पर ओवरी है उसका डायग्राम आपको देखना है। इसके अथवा में आपके पास क्वेश्चन आए हैं कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, आपको वो क्लियर करना है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर ख है उसमें आपको कहा गया है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। देखिए इजी है, जो ख वाला क्वेश्चन है ये तो इजी है, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो ये जो आपका आंसर है ये इस इमेज में पूरा आ जाएगा।
आपको याद होगा जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने कुछ इसी प्रकार का ग्राफ बनाया था और देखा था कि किस स्टेज में क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पहले डेवलपिंग फॉलिकल के बारे में हमने पढ़ा था, फिर हमने कहा था कि यहाँ पे फॉलिकल क्या हो गई है, मैच्योर हो गई है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि यहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है, इस स्टेज में ओव्यूलेशन हो रहा है। और आपने कहा कि कौन सी डेट में हो रहा है, यहाँ पे आपको क्या डेज भी बता रखे हैं, ये नीचे आपको डेज बता रखे हैं और फेज बता रखे हैं। जैसे कि सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन हुआ, फिर हमने कहा फॉलिकुलर फेज है, ठीक है, जिसे आपने प्रोलिफेरेटिव फेज भी आप कहते हैं। फिर आपने कहा ल्यूटियल फेज है, जिसे आप सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। सिक्रीटरी फेज में क्या होगा, यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन हो रहा होगा। लास्ट में आपने कहा नेक्स्ट साइकिल बिगिन, यानी कि दूसरी साइकिल यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो देखिए जो डायग्राम है आपका, उसे आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, पूरा डायग्राम हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो ये इमेज आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ये जो ग्राफ है ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। ठीक है, स्टार कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये इमेज समझ ली है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाने हैं। ठीक है, अगर किसी ने वो सेशन नहीं देखा है जिसमें हमने यहाँ पर ग्राफ वाला जो चैप्टर, ग्राफ वाला जो लेक्चर था वो किया था, तो आप लोग देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या आया है, जो स्पर्म का डायग्राम है, आपने कहा कि 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, हेड है, यहाँ पर नेक है और टेल है। इसके अंदर जो जो पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं, जैसे कि मिडिल पीस में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जैसे कि एक्रोसोम, क्या फंक्शन होता है एक्रोसोम का, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये भी आपको पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न आपसे कहा गया है वो है शुक्र जनन एवं अंड जनन का वर्णन कीजिए। आपको बताना है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है और oogenesis क्या होती है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आप ऐसे क्या करेंगे, लाइन डायग्राम बना के भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको लाइन डायग्राम आ रहा है तो आप लैंग्वेज खुद से बना सकते हैं। ये है आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस और ये आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस है। ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है और ये आपके पास क्या है, oogenesis है। ठीक है, ये आपके पास oogenesis आई है, आपके पास लास्ट में क्या बना है, यहाँ पे ओवम बना है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में लास्ट में आपके पास क्या बने हैं, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको कहा गया है लिंग सहलग्न गुण किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट डज सेक्स लिंग कैरेक्टर मींस। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन बतानी है कि लिंग सहलग्न गुण किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक यहाँ पर क्या दी गई है, प्रॉब्लम दी गई है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम दी गई है, वो आपको सॉल्व करनी है। आपको बताया गया है कि यदि एक हीमोफिलिक रोग वाहक स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से करा दिया गया, एक फीमेल है और फीमेल कैसी है, हीमोफिलिक कैरियर है, उसकी शादी करा दी गई है एक नॉर्मल मेल से, तो आपको पूछा गया है, क्वेश्चन आपका यहाँ से होता है कि उनके भावी संतानों में यह रोग किस प्रकार उत्पन्न होगा, रेखा चित्र द्वारा समझाइए, यानी कि हाउ दिस डिजीज विल डेवलप इन देयर फ्यूचर प्रोजेनी, एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली। इंपॉर्टेंट ये है, देखिए डेफिनेशन आप लोग कर लेंगे, क्या होता है लिंग सहलग्न गुण किसे कहते हैं, ये आप लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन को देख लेंगे। इंपॉर्टेंट है, सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास आया है ये हर बार आता है। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन, वो आपके पास हर बार आते हैं। अब सबसे पहले ये बताइए कौन बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, सारी चीजें आपको क्वेश्चन ही बता रहे हैं। ठीक है, आपको ये बताया गया कि एक जो फीमेल है वो कैसी है, यहाँ पर कैरियर है। ठीक है, कैसी है, हीमोफिलिक कैरियर है। यहाँ पर देखिए कैरियर का मतलब क्या है, कैरियर का मतलब है यहाँ पर कि जो यहाँ पर हीमोफीलिया के लिए जो जीन प्रेजेंट होगा वो यहाँ पर एक ही एक्स क्रोमोसोम पर होगा, इस प्रकार से ये है कैरियर। ठीक है, इसे हम कैरियर कहते हैं। उसकी शादी हो गई है एक नॉर्मल मेल से, इतनी बात क्लियर है। अब आपको क्रॉस करके बताना है कि ये इनकी जो संतति होगी उनमें ये गुण किस प्रकार से आगे आएगा। चलिए कौन मुझे बताएगा, आप लोग के पास 1 मिनट का टाइम है, GGIC बारकोड, इसे देखिए, सॉल्व कीजिए और बताइए कि आगे जो F1 जनरेशन आएगी आपके पास वो किस प्रकार से आएगी। सारे बच्चे सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे जल्दी से।
चलिए ऐसा ही कुछ आंसर आया होगा आपका। ठीक है, आपके पास क्या आए हैं, 4 संतति यहाँ पर आई है, ये है 4 संतति। ठीक है, आपने कहा ये जो नॉर्मल एक्स था, जब इसने नॉर्मल एक्स के साथ क्रॉस किया तो यहाँ पे जो फीमेल है वो नॉर्मल है। ठीक है, फिर आपने कहा कि इस नॉर्मल एक्स का जो क्रॉस है अगर वाई क्रोमोसोम के साथ होता है तो आपके पास यहाँ पे नॉर्मल क्या है, मेल है, ये है नॉर्मल फीमेल, ये है नॉर्मल मेल। अब क्या हुआ, जिस एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया के जो जीन थे वो प्रेजेंट है, उसका क्रॉस अगर इस एक्स के साथ होता है तो आपने कहा कैरियर फीमेल आपके पास आती है। ठीक है, कैरियर फीमेल आपके पास आती है। फिर आपने कहा कि अगर इस एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस वाई क्रोमोसोम के साथ कराया जाता है तो मेल क्या होगा, यहाँ पर मेल किस प्रकार का आएगा, मेल कैरियर होगा या हीमोफिलिक होगा, कौन बच्चा मुझे बताएगा। मेल जो है यहाँ पर वो हीमोफिलिक होगा या वो कैरियर होगा, अफेक्टेड होगा या फिर कैरियर होगा, कौन बताएगा। ये जीआईसी जयंती कोड, बच्चे माइक ऑन कीजिए। नो मैम। हाँ जी बच्चे, तो यहाँ पर जो मेल आया वो मेल किस प्रकार का होगा, ये वाले, इस वाले की हम बात कर रहे हैं। हीमोफीलिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, हीमोफिलिक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो हीमोफीलिया है वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। ठीक है, अब यहाँ पर मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो ये क्या होगा, हीमोफिलिक होगा, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल हीमोफिलिक कब कहलाएगी, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या कहलाएगी, हीमोफिलिक कहलाएगी। इस कंडीशन में हमने क्या कहा, कैरियर कहा। चलिए वेरी गुड, बच्चे आपका नाम क्या है, बबली। बबली। चलिए बबली अच्छी आंसर कर रही है, इसका मतलब है कि बबली पढ़ाई कर रही है। ठीक है बबली, वेरी गुड, बैठिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट आपको कहा गया है निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है, ये आप देखेंगे। ठीक है, कैसे होता है, ध्यान दीजिए, कैसे ट्रांसमिट होती है ये बीमारियां, जिसमें आपको एड्स बताया गया है, मलेरिया और निमोनिया। देखना है कि क्या क्या वो वेज होते हैं, क्या क्या वो साधन है जिससे कि ये बीमारियां क्या होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। अगला प्रश्न आपके पास आता है, परागण किसे कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आए हैं। यह कितने प्रकार का होता है, परागण प्रक्रिया के विभिन्न कारकों का उल्लेख कीजिए। इजी क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं परागण के बारे में, कितने प्रकार का ये भी पढ़ा है। ठीक है, अब आपको बताना है निम्नलिखित का केवल नामांकित चित्र बताइए, बनाइए। क्या क्या है आपके पास है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टिल सोइंग पाथ ऑफ पॉलन टू ग्रोथ, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर आपको बहुत इजीली आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको पराग नलिका की वृद्धि को दर्शाते हुए स्त्री केसर का अनुप्रस्थ काट बनाना है। ठीक है, दूसरा आपको कहा गया है परिपक्व भ्रूण कोश का चित्रात्मक निरूपण आपको करना है, यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 जो आया है उसमें आपको आरएनए की संरचना का वर्णन करना है और आरएनए का महत्व बताना है। ठीक है, चलिए तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और देखिए कि आप देखेंगे कि एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, रिलेटेड टॉपिक भी आप लोग सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न आपको पता चल गया है। आपको ये भी पता है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उसके नंबर के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करेंगे, कितने नंबर का है उसी हिसाब से आप वहां पर अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए जो बाकी के क्वेश्चन है एक बार उसे आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर 2023 का क्वेश्चन पेपर देखा है, कुछ क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो थ्योरेटिकल हैं, वो आप लोग घर पे जाके देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप सॉल्व करने वाले थे वो हमने सॉल्व किए हैं। आप और भी जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें देखेंगे कौन से जो टॉपिक हैं वो रिपीट हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।